कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है और सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरित क्रांति आई उससे क्या नकारात्मक इफेक्ट आए उसके बारे में आपको समझाते हैं। पहला है हाई यील्डिंग वैरायटीज। जब हरित क्रांति आई तो वहां पर हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां थी उनका उपयोग किया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रजातियां यूज की गई वो हाइब्रिड थी। तो हाइब्रिड क्या होती है? नैरो जेनेटिक बेस होती है। नैरो जेनेटिक बेस होने के कारण इनके अंदर कीट और बीमारियों को सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही साथ जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उनको भी सहन करने की क्षमता कम होती है। तो ससेप्टेबल टू हाई इंसेक्टेड डिजीजेस, बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है। जब बीमारी ज़्यादा लगेगी तो उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाएगा। पेस्टिसाइड का जब यूज होगा तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा और साथ ही साथ उससे जो भी हमारी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे फूड के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट, राइस एंड मेज इनका प्रयोग किया गया। बेसिकली राइस एंड व्हीट का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये सीरियल्स हैं। जब सीरियल्स पे तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई तो हमारे जो पल्सेस और ऑयल सीड थी इनका क्षेत्र हमारा कम हो गया, जिसके चलते जो पल्स का प्रोडक्शन था या ऑयल सीड का उत्पादन था वो हमारा कम हुआ। साथ ही साथ इनका प्राइस जो है बढ़ गया। दिस इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और आपको बता दें राइस एंड व्हीट जब क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ राइस एंड व्हीट का, तो ये राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम एक मोनोकल्चर बन गया। तो मोनोकल्चर में क्या होता है? जब कंटिन्यूअसली हम एक ही प्रकार की प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो मोनोकल्चर कहलाता है। इससे क्या हुआ? डिजीज एंड इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, इससे कुछ हर्बिसाइड असिस्टेंट भी पैदा हो गई हमारे जो है हर्बिसाइड्स में। और खरपतवार, कुछ ऐसे खरपतवार थे जिनका बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने फसलों में सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाले और सेलेक्टिव हर्बिसाइड कुछ विशेष प्रकार के ही खरपतवारों को खत्म करते हैं। तो जो नहीं मरते हैं, जिनको वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड किल नहीं करता है, तो उनकी डोमिनेंस बढ़ जाती है। दिस इज द इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद आपको बता दें कि जो फर्टिलाइजर्स हमने उपयोग किए तो हाईली फर्टिलाइजर्स हमने उपयोग किए एनपीके। ठीक है, और जिनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हैवी मेटल्स क्या करते हैं? हमारी सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीच कर जाते हैं। बेसिकली नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजनधारी उर्वरक लीच कर जाते हैं, वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। वाटर जब पोल्यूटेड होता है तो पंपिंग के दौरान आता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है जिसे मेथिओनिमिया कहते हैं। उसके बाद यही वाटर जब दूसरे वाटर बॉडीज में मिलता है तो उससे यूट्रोफिकेशन होता है। तो ये बहुत सारा इल इफेक्ट था। और आपको बता दें जब हमने फर्टिलाइजर हाईली रिस्पॉन्सिव थे, हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया तो उससे भी नुकसान हो गया। और हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका जो है लिमिटेड यूज हम करने लगे। जब लिमिटेड यूज हम करने तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम हो गई। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम होने से सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या हो गई? सारी की सारी खराब हो गई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, सीसी कम हो गई। ठीक है, तो हमारी फसलों के ऊपर, हमारी सॉइल के ऊपर एलवेजेस हमारा जो पूरा होल इकोसिस्टम उस पर प्रभाव पड़ा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी थी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो सारी की सारी बंद पड़ गई। इसके बाद क्या हुआ? इरिगेशन। इरिगेशन में हमने जो सिंचाई की सुविधा ली वो हमने कैनाल इरिगेशन लिया। कैनाल इरिगेशन में क्या हुआ? सीपेज हुआ। और सीपेज जो सराउंडिंग एरिया था वो क्या हुआ? वो जलग्रस्त हो गया। वहाँ वाटर लेवल बहुत ऊंचा हो गया। वाटर टेबल ऊंचा होने से क्या हुआ कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा रह गया। पानी भरने से वहाँ पर जो है जो एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो गई। पानी भरा है, जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पा रहा है, ना ही वहाँ मृदा सूख रही है, तो प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहाँ पर भी नहीं हो पा रही है। और क्या हो रहा है? वहाँ सैलाइन कंडीशन क्रिएट हो गई। दूसरी चीज ट्यूबवेल से हमने जब लिया तो नीचे क्या है? जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर, उसमें बहुत ज्यादा साल्ट्स होते हैं। उन साल्ट को हमने ट्यूबवेल के द्वारा लाया तो साल्ट हमारी मृदा के ऊपर इकट्ठा हो गए। वाटर तो एवपोरेट हो गया, साल्ट वहीं पर इकट्ठा हो गए। तो वो कंडीशन बनती है सेकेंडरी सैलिनाइजेशन की। क्या बन गई? सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। तो यहाँ पर सेकेंडरी सैलिनाइजेशन हो गया। तो दोनों कंडीशंस क्या हुई? हमारी जो है नकारात्मक इफेक्ट ही दर्शा रही है, कहीं से भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? पेस्टिसाइड पर बहुत ज़्यादा जब हम हाइब्रिड वैरायटियों का उपयोग कर रहे थे, कीट एवं बीमारियां ज़्यादा लगी थी, जिनकी रोकथाम के लिए हमने पेस्टिसाइड का उपयोग किया। पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है और अदर पेस्टिसाइड। ये हमने बात की थी। हर्बिसाइड का उपयोग करें तो बेसिकली हमने क्या किया? सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग किया। जब सेलेक्टिव हर्बिसाइड का हमने उपयोग किया
तो वहां पर जो कुछ वीड्स थे जो नहीं खत्म हुए वो डोमिनेट कर गए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर जब हम लगातार एक ही कंटिन्यूअसली एक ही हेर्बिसाइड उपयोग कर रहे थे, उससे क्या हुआ, हेर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो गया, जिसके लिए हमें दूसरे हेर्बिसाइड के ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, तो और ज्यादा हेर्बिसाइड उपयोग किया। फिर हेर्बिसाइड टॉक्सिक रेजिड्यू होते हैं, इनमें क्या होता है, टॉक्सिक रेजिड्यू होता है विषैला, वो हमारी सॉइल में जा रहा है, हमारे प्रोड्यूस में जा रहा है, हमारी सॉइल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, एज वेल हमारा जो इकोसिस्टम उसको प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ क्या हुआ, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी थी धीरे धीरे उसमें भी कमी आने लगी। तो इट्स ऑल अबाउट इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।